हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट मैनेजमेंट के 2014 ईवीएन में पूछे गए क्वेश्चंस को। जी हाँ, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन और 6 मार्क्स के क्वेश्चन को। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये आपका ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ ऐसे प्रश्न आपको मिल सकते हैं, कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव मिल सकते हैं जो कि आउट ऑफ सिलेबस हो, तो आपको उसके बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। अब वैसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। फर्स्ट पूछा गया, प्रोफेशनल इथिक्स इज अ टाइप ऑफ। जो प्रोफेशनल इथिक्स है वो क्या है? गाइडलाइंस है, जनरल रूल्स है या मोरल रूल्स है, या बोथ एंड भी है। तो जो प्रोफेशनल इथिक्स है वो मोरल रूल्स है, हम लोगों को पता है। ये एमसीक्यू 2-3 बार पूछा जा चुका है पहले भी। नेक्स्ट बोला गया है ड्यूटी इज। ड्यूटी क्या है ना? बोला गया है ऑप्शन नंबर ए में नॉलेज ऑफ रूल्स, यानी जो रूल्स है ऑर्गेनाइजेशन की उसकी जानकारी होना। नॉलेज ऑफ थिंकिंग, सोचने की जानकारी होना। एक्सपेक्टेड एक्शन, जो एक्सपेक्टेड एक्शन है उसको परफॉर्म करना। या ड्यूटी। तो ड्यूटी है ही, लेकिन यहाँ पे हमें मोस्ट सुइटेबल आंसर को टिक करना है। तो नॉलेज ऑफ रूल्स तो नहीं होगा, नॉलेज ऑफ थिंकिंग नहीं होगा, तो बचता है एक्सपेक्टेड एक्शन या ड्यूटी। तो हम यहाँ पे टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी, डेट इज एक्सपेक्टेड एक्शन। एक्सपेक्टेड एक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एक्सपेक्ट, इसका मतलब क्या होता है, देखिए हिंदी होगा शायद इसका, हाँ, अपेक्षित कर्म। अपेक्षित कर्म मतलब क्या? जो हमसे अपेक्षा की जा रही है कि हमें ये काम को करना है, तो जो हमारा अपेक्षित कर्म है वही हमारा क्या है? ड्यूटी। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे टिक करना है। ऐसे ड्यूटी तो ड्यूटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट किनके द्वारा दिया गया? फ्रेडरिक विंसलो टेलर। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मैनेजमेंट इज। मैनेजमेंट क्या है? प्योर साइंस, प्योर आर्ट, साइंस एंड आर्ट बोथ एंड अप्लाइड साइंस। तो हम लोग पढ़ चुके हैं मैनेजमेंट इज अ साइंस एंड आर्ट, है ना, ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। हम लोग एकदम डेफिनेशन काफी अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट थ्योरी फेल्स बिकॉज। मैनेजमेंट का जो थ्योरी था या मैनेजमेंट का जो थ्योरीज था, काफी सारे थ्योरी हैं, वो फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? बिकॉज पीपल आर इलिटरेट। पीपल इलिटरेट थे? नहीं, ये कहना तो बिल्कुल गलत है भाई, पीपल इलिटरेट नहीं थे। इट इज एन आर्ट, नहीं, इसके कारण फेल नहीं हुआ है। इट लैक्स यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यस, ये जो थ्योरी था स्टूडेंट, इसे हम प्रैक्टिकली नहीं एप्लीकेबल, यानी कि प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, ये व्यवहारिक रूप में एप्लीकेबल नहीं हो पाया, जिस कारण से मैनेजमेंट का जो थ्योरी था वो फेल हो गया। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मैनेजर्स इज प्रिपेयर्ड बाय। जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है मैनेजर के लिए वो प्रिपेयर किया जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। मालूम नहीं मुझे, इसका आंसर देखिए एग्जैक्टली मालूम नहीं है, तो आप में से जिनको भी मालूम हो वो नीचे कमेंट कर दे, मैं उनके कमेंट को पिन कर दूंगा। और आप लोग अगर बहुत बाद में ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन चेक कर ले कि क्या कोई कमेंट पिन किया हुआ है या नहीं किया हुआ है इसके बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप इज ऑल्सो नॉन एज। डेमोक्रेटिक लीडरशिप को कहा जाता है क्या? डायरेक्टिव लीडरशिप नहीं, डायरेक्टिव तो ऑटोक्रेटिक होता है। कंसलेटिव लीडरशिप, यस, कह सकते हैं कंसलेटिव लीडरशिप मीन्स क्या? यहाँ पे क्या किया जाता है? एम्प्लॉय से, सबऑर्डिनेट से भी फीडबैक लिया जाता है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप में उनको भी एक तरह से बोले तो सलाह देने का, परामर्श देने का मौका दिया जाता है डिसीजन मेकिंग में। तो कंसल्टेटिव लीडरशिप बोल सकते हैं, इनडिसिजिव नहीं होगा, नन ऑफ दीज नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज मोस्ट सुइटेबल। सो ऑप्शन नंबर सी बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटिवेशन इज एन एलिमेंट ऑफ। मोटिवेशन एक एलिमेंट है किसका? कौन से मैनेजमेंट फंक्शन का? तो हम लोग मोटिवेशन को पढ़े थे किसमें? डायरेक्टिंग फंक्शन में ना। डायरेक्टिंग में क्या होता है बताइए? डायरेक्टिंग में होता है प्रोत्साहित करना, उसे गाइड करना, डायरेक्ट करना, मोटिवेशन देना, ये सारा काम डायरेक्टिंग फंक्शन का होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैनेजर मल्टीप्लाइज हिमसेल्फ थ्रू। एक मैनेजर अपने आप को मल्टीप्लाई करता है कैसे? कोऑर्डिनेशन से, डेलीगेशन से, कोऑपरेशन से, या नन ऑफ दिस। तो हम लोग पढ़े थे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से एक मैनेजर अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, यानी अपने वर्क एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर लेता है। किस प्रकार से? जब उसने अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया, अपने सबऑर्डिनेट को जब उसने अथॉरिटी दे दिया,
तो वो उस वक्त वो उसका बच गया, वो समय तो थोड़ा सा बच गया, वो उस समय का यूटिलाइज किसी दूसरे काम में कर सकता है जिससे उसका वर्क एफिशिएंसी बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क फोर्स कैन नॉट लीव ऑन ब्रेड अलोन ही वांट्स, यानी जो वर्क फोर्स है, जो मैन अपना वर्क फोर्स लगा रहा है, वो सिर्फ ब्रेड पे, सिर्फ रोटी पे जिंदा नहीं रह सकता है, उसे चाहिए बेटर वेजेस चाहिए, बिल्कुल बेटर वेजेस चाहिए, पैसा उसको मतलब कि पैसा सैलरी अच्छा चाहिए। तो देखिए जब भी आपको ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी कुछ भी करेक्ट मिल जाए तो आपसे ये सजेशन है, आपको ये सजेशन है कि आप एक बार चारों ऑप्शन को एक बार ही पढ़ लें, उसके बाद आराम से मोस्ट सुटेबल जो आंसर हो उसको टिक करें। इसमें ज्यादा समय आपका नहीं जाएगा, 5 सेकेंड से 10 सेकेंड जाएगा। तो बेटर वेजेस तो होना ही चाहिए। ड्यू रिकॉग्निशन, ड्यू रिकॉग्निशन मीन्स क्या हुआ कि उसे रिकॉग्नाइज भी मिलना चाहिए, यानी कि उसे एक तरह से बोले तो उचित सम्मान मिलना चाहिए। देखिए हिंदी लिखा हुआ है, हाँ उचित सम्मान मिलना चाहिए। नेक्स्ट है बेटर वेजेज एंड ड्यू रिकॉग्निशन, यस दोनों मिलना चाहिए, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ खाने को मिल जा रहा है, हो गया बस पेट भर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको अच्छा बेहतर मजदूरी मिलना चाहिए, उचित सम्मान मिलना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वी मेक पीपल रिस्पॉन्सिबल विदाउट एनी पावर, अगर हम किसी व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल बना देते हैं विदाउट एनी पावर, उसे अथॉरिटी देते ही नहीं है, तो ये कैसा है? इट इज हेवन, बिल्कुल नहीं। इट इज हेल, यस। इट इज गुड, नो। इट मेक नो डिफरेंसेस, नो। सो ये क्या होगा? इट इज हेल, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बैलेंस रहना चाहिए। अगर आप किसी को अथॉरिटी दे रहे हैं तो उसके इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दीजिए, अगर आप किसी को किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो आप उसको उतना पावर दीजिए, उसके इक्वल अथॉरिटी दीजिए, ताकि वो अपने स्वेच्छा से थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग का काम, थोड़ा सा कमांड दे सके, है ना, अपने सबऑर्डिनेट्स को। तो ये हेल के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर डूइंग अ बैंकिंग बिजनेस। देखिए यहाँ पे डायरेक्टली बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, तब आपको इसको फॉलो करना है। इसमें बोला गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होंगे किसी एक पार्टनरशिप बिजनेस में फॉर डूइंग अ बैंकिंग बिजनेस। तो हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अगर किन्हीं को पार्टनरशिप बिजनेस करना है, चालू करना है, तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 20 हो सकते हैं। बट अगर वो बैंकिंग बिजनेस है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 10 हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू 1932 वाला प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दैट इज 10 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्रूटमेंट एट फैक्ट्री गेट इज जनरली डन इन, जो फैक्ट्री गेट पे रिक्रूटमेंट किया जाता है यानी डायरेक्ट भर्ती, जिसे गेट हायरिंग भी बोला जाता है, वो किसके लिए होता है? अनस्किल्ड लेबर्स के लिए, यस। स्किल्ड लेबर्स के लिए नहीं, स्किल्ड लेबर्स के लिए प्रॉपर हमें रिक्रूटमेंट प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। लाइक हमें जॉब डिस्क्रिप्शन बनाना पड़ता है, देन जॉब स्पेसिफिकेशन बनाना पड़ता है, हम लोग पढ़ चुके हैं रिक्रूटमेंट वाले वीडियो में। अनस्किल्ड एज वेल एज स्किल्ड, नो नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एटलीस्ट 51% शेयर्स आर इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट इट इज कॉल्ड, जब 51% शेयर गवर्नमेंट के हैंड में रहता है तब उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट लिमिटेड कंपनी, नो, उसे हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द टर्म एंटरप्रेन्योर फर्स्ट इन इकोनॉमिक्स, सबसे पहले इकोनॉमिक्स में एंटरप्रेन्योर का टर्म किन्होंने यूज किया? जेबी से, ए मार्शल, रिचार्ड कैंटिलोन, जे ए स्कूमपीटर। तो हमेशा याद रखना है कि जेबी से वैसे पहले व्यक्ति थे जिनका पूरा नाम है देखिए क्या था, जीन बेप्टाइस से। आप लोग एक बार सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे भी पूछ दिया जाता है कभी कभी ऑप्शन सिर्फ बेप्टाइस से दे दिया जाए या जीन बेप्टाइस दे दिया जाए, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। जेबी से, जीन बेप्टाइस से, मुझे लग रहा है ऐसा ही नेम है इनका कुछ। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इंडिकेट्स द टू बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो पेयर है वो दो बेसिक एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है एंटरप्रेन्योरशिप का। तो एक बात हमेशा याद रखिए स्टूडेंट कि एंटरप्रेन्योर्स का 4 की एलिमेंट है, बहुत सारे एलिमेंट है उसके एंटरप्रेन्योरशिप के, हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन 4 की एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज इनोवेशन, दूसरा है आपका ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है आपका रिस्क और चौथा है आपका विजन। ये चारों क्या है? बेसिक एलिमेंट है। तो आइए कौन कौन इसमें बेसिक एलिमेंट है वो देखते हैं। इनोवेशन एंड मोटिवेशन नहीं, इनोवेशन एंड अप्रैल नहीं, इनोवेशन एंड रिस्क बियरिंग, यस,
इनोवेशन एंड इन्वेंशन नो। तो इनोवेशन और रिस्क बियरिंग ये क्या है, तो ये एक ऐसा पेयर है जो कि दो बेसिक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बाकी का एलिमेंट क्या हो गया आपका, एक हो गया ऑर्गेनाइजेशन और एक हो गया विजन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन द ईयर, हमें पता है 1990 में। तो 1980, 1989, 91, 1985, यहाँ पे 1990 ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1990। ठीक है, अगर ऐसा मान लिया जाए गलती से अगर मिसप्रिंट हो जाता है तो जो लोग पढ़ के गए उनके लिए तो दुख की बात है कि सारे लोगों को जो है एक मार्क इसमें दे ही दिया जाएगा, है ना। उसे क्या बोला जाता है, लिबरल मार्किंग, या पता नहीं क्या बोला जाता है, सारे लोग को इसमें 1 मार्क्स दे दिया जाएगा, ऐसे 1990 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, लिस्ट ऑफ मशीन्स, लिस्ट ऑफ कंटेंट्स, बोथ कैन बी ऑपरेटिंग डॉक्यूमेंट। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑपरेटिंग डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जो प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाने वाली है उसके बारे में सारा डिटेल्स ब्यौरा वगैरह रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी डायरेक्टर कैन बी, एक कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है कौन, ए फिर्म, नहीं, एन इंडिविजुअल, यस, पार्टनर, नो, नन ऑफ दीज, नो, तो एन इंडिविजुअल, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी, किसी कंपनी के जो मेंबर्स उनके लायबिलिटी कितनी होती है, अनलिमिटेड, लिमिटेड, तो उनकी लायबिलिटी कितनी होती है, लिमिटेड होती है। ओके, सो यहाँ पे आपका एमसीक्यू जो था 2014 इवन का वो एंड हो गया। अब ग्रुप बी के क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट पूछा गया, व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, एक्सप्लेन ब्रीफली, ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, ये शायद इथिक्स का पार्ट है, तो आपको नहीं पढ़ना है, इसके बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, डिफाइन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, आप लोग लिख सकते हैं, पढ़ चुके हम लोग। नेक्स्ट है, व्हाई आर प्रोफेशनल इथिक्स एसेंशियल, नहीं पढ़ना है हम लोग को, आपका इच्छा हो तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अब अभी समय नहीं है आपके पास। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन एनी 5 इंपॉर्टेंट कंटेंट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यस, ये वीवीआई है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के कंटेंट्स बहुत वीवीआई है, आपको पढ़ के ही जाना है। ग्रुप सी में क्या क्या पूछा गया है, व्हाट इज प्रोफेशनल इथिक्स, ये नहीं पढ़ना है। डिफाइन मोटिवेशन, यस, देखिए मोटिवेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन और टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। दूसरा क्वेश्चन, लीडरशिप, लीडरशिप के टाइप्स और लीडरशिप का इंपॉर्टेंस, ये दोनों इतना वीवीआई क्वेश्चन है कि दोनों में कोई एक पूछा ही जाएगा। इसी प्रकार से इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट जो 1948 है, उसका वेलफेयर प्रोविजन, उसका हेल्थ प्रोविजन और उसका सेफ्टी प्रोविजन इतना वीवीआई है कि इन तीनों में से कोई दो पूछा ही जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, डिस्कस द रोल ऑफ ए टेक्नीशियन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ये आप चाहें तो पढ़ सकते हैं गूगल करके। ओके, नेक्स्ट पूछा गया, व्हाट इज पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या होता है, पढ़ चुके हम लोग। ब्रीफली डिस्कस द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता देने। नेक्स्ट पूछा गया, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, बहुत ही वीवीआई है, डिस्कस इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, ये आपसे पूछा गया है 2018 वाले क्वेश्चन में पूछा गया था ना, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के होने चाहिए वो आपको लिखना है। द लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द मेन प्रोविजंस ऑफ कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट 1986, तो कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आई होप आपको शायद नहीं पढ़ना है सिलेबस में, अगर पढ़ना होगा तो उसके मेन प्रोविजंस को आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि एक्ट वगैरह बार बार पूछे जाते हैं। ओके, तो ये था आपका स्टूडेंट 2014 ऑड 2014 इवन का टोटल एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि आज आपका लास्ट पार्ट 3 लाइव क्वेश्चन एंड आंसर होने वाला है रात में, जिसमें हम लोग 25 वीवीआई क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हमने 1 to 25 कल वाले सेशन में डिस्कस कर रखा है, उसका पीडीएफ भी कल वाले वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और वो सारा वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अब अपने लाइव सेशन में स्टूडेंट आज रात में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।